धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस हॉल में बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सभी समाजवादी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपके बीच में मुझे फिर बात करने का और मिलने का मौका मिला है। इधर विधानसभा का सत्र चला, बजट भी पास हुआ है और सरकार पे जैसे हर बार कहती है कि इस बार का सबसे बड़ा बजट है। आने वाले समय में जो बजट आएगा उसको भी सरकार ये कहेगी कि सबसे बड़ा बजट पेश किया जा रहा है। अगर बजट बड़ा है तो हमारा किसान क्यों दुखी है? बजट बड़ा है तो हमारा नौजवान जो नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, उसके सामने संकट क्यों है? अगर बजट बड़ा है तो हमारा व्यापारी क्यों दुखी है? बजट अगर सबसे बड़ा है तो सड़कों पर आज भी जानवर खुला घूम रहे हैं। और अगर बजट इतना बड़ा है तो सांडों की टक्कर से लोगों की जान क्यों जा रही है? बजट अगर इतना बड़ा है तो बिजली क्यों सस्ती नहीं हो पा रही है? जिस सरकार को जनता ने चुना उस सरकार ने आज महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े आयोजन तो हुए हैं लेकिन जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचा। जमीन पर अगर इन्वेस्टमेंट पहुंचा होता तो नौकरी और रोजगार लोगों को मिल गए होते। रोजगार और नौकरी के अवसर कहाँ हैं? और फिर जब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी तो आखिरकार नौकरी कहाँ मिलेगी? सरकार का लग ये रहा है कि धीरे धीरे चीजों को बेच करके हर चीज आउटसोर्स हो जाएगी। इन्हीं के मंत्री बनाए हुए जगह जगह जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है वो आपके सामने। गरीब अगर इलाज कराने जाएगा तो ना उसकी समय पर जांच हो पाएगी और अगर समय पर उसे ऑपरेशन की जरूरत है तो ना ऑपरेशन हो पाएगा। दवाइयों का इंतजाम नहीं है और जो सुविधा गरीब को मिलनी चाहिए वो आज सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही। मैंने तस्वीर देखी थी कि मुख्यमंत्री जी यहीं पर किसी सीएससी या पीएससी का औचक निरीक्षण कर रहे थे। वो औचक निरीक्षण नहीं था, वो पूरा प्लान था, पहले से तैयारी किया हुआ निरीक्षण था। अगर तैयारी की गई है तो फिर और पीएससी सीएससी क्यों खाली पड़ी? वहां इलाज नहीं मिल पा रहा। अभी हाल ही में आपके बगल के जिले में बड़े बड़े भ्रष्टाचार तो भूल जाइए, इन्हीं के मंत्री जेल गए और जेल में पाया कि 36 कुंटल नींबू का भ्रष्टाचार हो गया। जिस समय नींबू की कीमत बाजार में ज्यादा थी उस समय 36 कुंटल नींबू की। आप क्या कल्पना कर सकते हो अगर एक जेल में 36 कुंटल और जगह कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा? तो जो सरकार कानून व्यवस्था पर ये कहती है हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, क्या घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? यहीं पर अयोध्या में 5 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई, मैंने पिछली बार भी कहा फिर कहता हूं मैं, 5 साल की बेटी के साथ जिस जगह पर हुआ, क्या ये सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी? और इसी शहर में जहां पर हमारी गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की तहजीब को खत्म करने के लिए
धार्मिक स्थानों पे न जाने क्या चीजें फेंकी गई थी। सरकार के पास सब नाम है, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की हो, साजिश की हो, षड्यंत्र किया हो कि हमारा भाईचारे का ताना बाना खत्म हो जाए, टूट जाए, वो सब पकड़े गए। पुलिस की जानकारी में सब कुछ है। क्या उन पे कार्रवाई हुई कोई? क्या बुलडोजर चला उन पर? इसलिए सवाल यह है कि बुनियादी चीजें वैसी की वैसी हैं, न डीजल न पेट्रोल न जरूरत की चीजों की महंगाई कम हुई, न नौकरी न रोजगार मिल पाए हैं। आज भी कारोबार जिस तरीके से चलना चाहिए नहीं चल पा रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता को जागरूक करती रहेगी। सर, प्रयागराज और जो इस तरह की जगह अचानक इस तरह की घटनाएं हुई, उसको लेकर जो कार्रवाई हुई, उस पर अलग अलग चीजें आ रही है। प्रयागराज में जो घर तोड़ा गया वो उनकी पत्नी के नाम था। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानूनी रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? और सुनने में ये आ रहा है, कागजों पे ये बातें हैं कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी, और क्या जिन अथॉरिटीज ने उस पर बुलडोजर चलाया है क्या वो घर बना करके देंगे? और मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो सच्चा हिंदू होगा वो किसी भी धर्म के खिलाफ एक भी बात नहीं कर सकता। जो सच्चा हिंदू होगा किसी का अपमान नहीं कर सकता। सच्चा हिंदू कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कर सकता। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के इस तरह के नेता आखिरकार क्यों रास्ता अपना रहे हैं? वो इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी जो सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, दूसरा सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या है, कल ममता बनर्जी की बैठक है। समाजवादी पार्टी ने अपनी बात साफ की है और कहा है कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन हो। आप जा रहे हैं कल बैठक में? बयान आया है बैठक में, आप कल जा रहे हैं क्या ममता बनर्जी की बैठक में दिल्ली जा रहे हैं? वो अलग बात है। मैंने आपसे कह दिया कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी। एक प्रधानमंत्री का बयान आया है कि वो 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र उनके पास भेज देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। ये जो 10 लाख की बात हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर हम लोगों ने वादा किया था कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में उन सबको भरा जाएगा। वो अकेले 10 लाख से ज्यादा पद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के ही नौजवानों के लिए 10 लाख है कि पूरे देश के नौजवानों के लिए? समाजवादी पार्टी ने कहा था उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में जो पद खाली हैं वो 10 लाख से ज्यादा हैं, उनको भरने का। आखिरकार जिस सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया हो, जिनकी नौकरी छीन ली हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी हो, LIC बेच दिया, आपका रेलवे विभाग बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, बैंकें बिक गई, बैंकें मर्ज हो गई, न जाने कितने सरकारी संस्थाओं को इस सरकार ने बेच दिया। जो सरकारी संस्थाओं को बेचते हो वो नौकरी की आज बात कर रहे हैं। और फिर ये बताएं महंगाई दर क्या है? आज जो हर चीज महंगी हो गई है उसका जवाब क्या है सरकार के पास?
लेकिन सर सरकार तो पीएफआई और इन सब चीज़ों में बात कर रही है कि पीएफआई और ये अपने समाज में जो जहर घोला है, समाज में जो बांटने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाज में उलझा करके रखना चाहती है। हालांकि हम आप पे आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन कई बार बहस इस बात की टीवी पे ज्यादा होती है कि कैसे नफरत फैली। सर एक तो सवाल पे सहमति बन गई है, वो वही मजबूत है, बाकी रबर स्टैंप है। देखिए, मैंने आपसे अपनी बात साफ कह दी कि समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है वो ममता बनर्जी जी के लिए है, वो जो तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी। आपको क्या लगता है, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं अभी हाल के दिनों में, ये सुनियोजित प्लान था या जांच में सही ढंग से जांच नहीं हुई है, इससे चीज़ें सामने गलत इंटरप्रेट सामने आ रहा है? बीजेपी पहले तो अपनी कानून व्यवस्था पे बताए। आप ही के यहाँ एक प्रेग्नेंट अध्यापिका, उसकी जान गई थी और मुख्यमंत्री जी भी यहीं थे उसी दिन। बताओ वो घटना घटी, क्या कार्रवाई हुई? इसी अयोध्या में कम उम्र की बेटी जिसकी जान नहीं गई, जिसके साथ घटना घटी, उसको 1 साल इलाज होना है। क्या सरकार मदद कर रही है उसकी? जो सरकार दावा करती है कि केवल वीआईपी जिलों में बिजली जाती है, आज बताए अयोध्या में बिजली कितनी आ रही है? 24 घंटे में कितनी बार बिजली चली जाती है? और अगर इसकी जानकारी करनी है तो आप पता कर लीजिए, किसी भी गांव में जानकारी करें क्या कितनी बिजली आ रही है वहां। 2 घंटे। तेज मत करो, टीवी पे चली जाएगी बात। अगर गांव में 2 घंटे आ रही है तो बिजली आखिरकार कहाँ जा रही है? और किसने रोका इनको बिजली ना खरीदने के लिए? जिस समय बिजली का संकट आया, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर इतना पैसा है, ये बिजली खरीद करके दें। और दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार एक ही पार्टी की है, तो एनटीपीसी का बगल में लगा हुआ प्लांट है, पूरी बिजली क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पर बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश का? तो जो सरकार कानून व्यवस्था पर जवाब न दे पा रही है, और कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। जब कभी अगली बार सदन चलेगा, मैं सदन में कई चीजें भ्रष्टाचार की कोट करूंगा कि किस तरीके से फर्जी मुकदमा, नामजद या सूची बना करके पुलिस वसूली कर रही है। तो लोकसभा की सीट आपने इसीलिए छोड़ी है कि इस बार विधानसभा में आर पार होगा, सामने दिखेगा संघर्ष? लगातार विधानसभा में समाजवादी पार्टी रहेगी। मुझे याद है हमारे साथ बैठते इन्होंने सांड की समस्या उठाई थी। आप बताइए, सांड से कितने लोग अयोध्या में जान जा चुके हैं? अभी जब मैं अरे जयशंकर पांडे जी के घर जा रहा था, मैंने देखा पुलिस सांड को हटा रही थी। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था देखने का। और आपको मुझसे बेहतर पता होगा, जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी लगे भूसा इकट्ठा करने के लिए। जिस सरकार ने गेहूं न खरीदा हो, किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया, अब वही भूसा इकट्ठा कर रहे हैं, बताइए। और धान की तैयारी है नहीं, कम से कम सरकार ने गेहूं नहीं खरीदा है तो धान की तो तैयारी कर ले। कुछ महीनों बाद धान की खरीद होनी है। तो अगर जिलाधिकारी भूसा इकट्ठा करेंगे, पुलिस सांड हटाएगी, तो आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से? लेकिन सर एक मिनट रुकिए सर, लेकिन एक तरफ चाचा नाराज है, एक तरफ पार्टी के जो गठबंधन के लोग थे वो साथ हो रहे हैं, तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? ये सब बातें ऐसी हैं क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं निकलता। ये पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है और ये बड़ा संकट है। आप बताइए, दुनिया में हमारे देश का कितना नाम बदनाम हो गया। आप बुलडोजर किसी पे चला देंगे, किसी पर भी आप शुरू कर देंगे बुलडोजर, किसी का घर गिरा देंगे। और मैं ये आपसे कह रहा हूं, इस अयोध्या में भी राजा होंगे
उनसे पूछो आपके पास अपने महल के कागज हैं कि नहीं है? बड़े बड़े राजाओं पे अपने महल के कागज नहीं है, बड़े बड़ी जगह पर नक्शा पास नहीं है चीजों, गांव में बने घरों के नक्शे नहीं पास है। कहीं बुलडोजर चला देंगी ये सरकार तो। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का किस तरह सड़क पे दिखेगा, मतलब संघर्ष दिखेगा? चूंकि अब अभी चुनाव चल रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में काम करेगी। और ये जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, और किस तरीके से कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश बहुत आंकड़ों में आगे जा रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन की सबसे ज्यादा नोटिस यूपी पर, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा यूपी में, महिलाओं का उत्पीड़न अन्याय सबसे ज्यादा यूपी में, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय यूपी में। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है। हर दिन घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए। और बीजेपी के लोग शामिल हैं। बताओ, बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि इतना राशन दे दिया कि चूहे मोटे हो गए। बताइए, ये भाषा होगी? और वोट जब लेना था तो नमक की कसम दे रहे थे। याद कीजिए आप, जब वोट चाहिए था तो गरीबों से कह रहे थे कि ये नमक खाया है आपने सरकार का, वोट दीजिए। और आज भाषा बदल गई सरकार बनने के बाद। बुलडोजर एक संप्रदाय विशेष के ऊपर चल रहा है, उसको लेकर सपा क्या करेगी? बुलडोजर रुकेगा और हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, आजकल लगातार आकस्मिक निरीक्षण पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त है। जो ये निरीक्षण कर रहे हैं, ये अपनी बदहाली देख रहे हैं जो 5 साल की इन्होंने। एक मंत्री जो गए थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। एक मंत्री गए और कह रहे कि हम शर्मिंदा हैं इन चीजों को देखकर। एक मंत्री जेल गए, 36 कुंटल का नींबू घोटाला पकड़ा उन्होंने। तो आगे सरकार किसकी थी? ये अपनी ही नाकामी देखने जा रहे हैं और अपनी नाकामी छिपा रही हैं। आउटसोर्सिंग बंद कराइए, जो लड़कों की भविष्य खराब हो रही है। हाँ, इसको इंटर पास करके MA जो बेरोजगार है सबको पास रहे हैं। मैं हमारे काफ़ी उम्र के हैं हमारे पत्रकार जो इस सवाल पूछ रहे हैं। मैनिफेस्टो में ये बात समाजवादियों ने रखी थी कि आउटसोर्स पर नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान दी हुई व्यवस्था का भी उल्लंघन हो रहा है। जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी छीन रही लोग। अरे वो तो बाबू और चपरासी का मैं प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल है कि यूपी में क्या देखते हैं कि अगर आप होते तो अपने हिसाब से हम तो अभी नहीं है, इसलिए हम देखते नहीं क्या सही करने की जरूरत है? सर मूल 3 बिंदु क्या है? मैं समय समय पर विपक्ष की भूमिका में जो राय सुझाव दे सकते हैं वो दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैंने सदन में ये कहा कि देश की सबसे बड़ी सड़क जो दावा कर रही बीजेपी बना रहे एक्सप्रेस वे, जो मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेस वे यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया, यूपी ने बीजेपी की सरकार बनाई। आखिर यूपी को जोड़ने के लिए क्यों नहीं बन रहा? क्या यूपी उस सड़क से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? और मैं समझता हूँ अगर आगरा से जोड़ देंगे तो न केवल दिल्ली या मुंबई कारोबार को भी फायदा होगा और अर्थव्यवस्था दोनों जगह की बेहतर होगी। वहीं मैंने ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार बनाता है, दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी है, तो जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है वो आपने किसी को दे दिया? भारत सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया? अगर भारत सरकार महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और आपके और स्टेटों को पैसा दे सकती है, तो यूपी के एक्सप्रेसवे के लिए पैसा क्यों नहीं भारत सरकार दे रही? और फिर बिजली का संकट अगर यूपी में है तो उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा क्यों नहीं केंद्र बढ़ा रहा है? और अगर बिजली का कोटा बढ़ जाएगा यूपी का तो आपको सस्ती बिजली मिल जाएगी, आपके बजट का पैसा नहीं ज्यादा खर्च होगा। तो आखिरकार क्यों नहीं सरकार कर पा रही है? तो हमने ये 3 सुझाव दिए, तीनों सुझाव पे ये सरकार अमल कर रही है।